हेलो 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 जी, हेलो हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक है? घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? भाई सब बढ़िया चल रहा है। तो आज जो भाई पहला पहला प्यार नहीं जिंदा लाशों वन शॉट है। किसका वन शॉट है? बिजनेस लॉ। मैम वन शॉट का मतलब क्या है कि इसमें एक ही लेक्चर में लॉ का एक चैप्टर खल्लास, भाई बोल सकते हैं हम एक क्लास और एक चैप्टर खल्लास। जैसे आज हमारा चैप्टर का टारगेट है इंट्रोडक्शन टू लॉ, बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 1। तो आज हम इस चैप्टर को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी? आइए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है कि बिजनेस लॉ जो है ये कंप्लीट एक एमसीक्यू पेपर है, तो हमें इसमें मॉड्यूल में से करने की भी बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटी छोटी केस स्टडीज में से बड़ी बड़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो आइए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं लिखवा रही हूं मेरे बच्चे, तो आप CSEET के बैच में जाएंगे, अभियान बैच में, आपको वहां पर ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, आप वहां से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बैच कौन सा रहेगा अपना? अभियान बैच, ठीक है जी। आइए, चैप्टर का नाम क्या है माई पूछंकड़ीज? और 2x पे नहीं देखना, बहुत चांटे पड़ेंगे, मैं बता रही हूं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉ। क्या नाम है मेरे बच्चे? इंट्रोडक्शन टू लॉ। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोडक्शन टू लॉ है ना। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई साहब जी ये लॉ क्या होता है। तो लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट। क्या मतलब है? रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अब आपको भी पता है कि यार हिंदुस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। टैक्स के नाम पे प्रॉब्लम्स, बाइकों के नाम पे प्रॉब्लम्स, मोटर व्हीकल के नाम पे प्रॉब्लम्स, कंपनी के नाम पे प्रॉब्लम्स, शेयर के नाम पे प्रॉब्लम्स, न्यूमरस प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है कि उस पर लॉ बनाओ, उसको रेगुलेट करो, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बने। तो अगर मैं एक शब्द में आपको जवाब दूं तो लॉ का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? सॉल्यूशन। लॉ का मतलब क्या होगा रजे? सॉल्यूशन। क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरा सवाल आता है कि मैम ये जो लॉ है ये डायनामिक इन नेचर है या ये स्टैटिक इन नेचर है? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। जो चीज कभी चेंज नहीं होती, जैसे तुम उसके लाख बार ब्लॉक करने के बाद भी उसी के पास जाते हो, मतलब तुम कभी चेंज नहीं होते। और डायनामिक का मतलब जो चीज पल पल जीना मोहर, मतलब जो पल पल चेंज होती रहती है, जैसे वो, समझ रहे हो? जब उसका मूड करता है मैसेज आता है, जब नहीं करता नहीं आता। तो लॉ भी क्या है मेरे बच्चे? डायनामिक इन नेचर, बिकॉज लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग। लॉ व्हाट मेरे बच्चे? कीप्स ऑन चेंजिंग। लॉ जो है वो चेंज होता रहता है। आप सिंपल सी बात समझो यार, जो लॉ है वो किसके लिए बना है? सोसाइटी के लिए। किसके लिए बना है? सोसाइटी के लिए। क्या सोसाइटी चेंज होती है? यस। तो भाई लॉ को भी तो चेंज होना पड़ेगा ना, ताकि वो सोसाइटी की नीड्स को सर्व कर सके। सो लॉ, rules and regulations made by the government, and it is not static, it is what? Dynamic in nature. It is what मेरे बच्चे? Dynamic in nature. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब मैं लॉ की बात करती हूं, किसकी बात करती हूं? लॉ की। तो लॉ की कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है। इट इज नॉट लाइक कि भाई साहब लॉ में सिर्फ एक डेफिनेशन है, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो, लॉ में जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बोलते हैं जुरिस्ट। ठीक है, अब जैसे मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूं तो मैं सिंगर, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूं तो मैं डांसर, मैं भाई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती हूं, देखो ये क्या लड़की बनाई है मैंने, ठीक है, तो आई एम आर्टिस्ट।
तो उसी तरीके से वो इंसान जिसको लॉ की बहुत ज्यादा तगड़ी नॉलेज है उसको क्या बोला जाता है? जुरिस्ट। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? जुरिस्ट। तो अलग अलग जुरिस्ट रहे और उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी लॉ की, ठीक है। तो मेरा पहला पड़ाव है उन डेफिनेशंस को समझना। तो हमारे लॉ के 5 स्कूल्स रहे। मैम स्कूल्स का मतलब एक तरीके की ब्रांचेस। लॉ की डेफिनेशन को अलग अलग स्कूल्स में डाला गया, उन स्कूल्स के अलग अलग जूरिस्ट थे। क्या मैम हमें नाम याद रखना है? एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि आपको लिखना नहीं है, कि आपको कंप्लीट नाम याद होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा हिंट भी है ना उस नाम का, तो भाई आप बहुत तगड़े तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सुनना मेरी बात। अब लॉ जो है, ठीक है, अब किसी भी एक जूरिस्ट ने तो डिफाइन किया ही नहीं है, तो 5 स्कूल्स हैं जो आपके सिलेबस में है। कितने स्कूल्स हैं मेरे बच्चे? 5। आइए सबसे पहले नेचुरल स्कूल, सबसे पहले नेचुरल स्कूल, ठीक है। फिर रियलिस्टिक स्कूल, फिर क्या है? रियलिस्टिक स्कूल। उसके बाद पॉजिटिविस्टिक स्कूल, पॉजिटिविस्टिक स्कूल। उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल, और उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल। उसके बाद कौन सा स्कूल है मेरे बच्चे? सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो ये 5 स्कूल्स हैं जिनमें अलग अलग जुरिस्ट है और हमें वो पढ़ने हैं फटाफट से। सबसे पहला क्या है? नेचुरल स्कूल। बोलो सबसे पहला क्या है मेरे बच्चों? नेचुरल स्कूल। दूसरा रियलिस्टिक स्कूल। तीसरा पॉजिटिविस्टिक स्कूल। चौथा हिस्टोरिकल स्कूल। पांचवा सोशियोलॉजिकल स्कूल। बोलो बोलो बोलो। नेचुरल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल, पॉजिटिविस्टिक स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल। क्या एक सवाल मेरे पेपर में ही आ सकता है कि बताओ कौन सा स्कूल जो है वो डिफाइंड नहीं है? यस और नो। तो माइट भी पॉसिबल कि भाई ये तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि बताओ कौन सा स्कूल है, बट वैसे तुम याद रखोगे नेचुरल, रियलिस्टिक, पॉजिटिविस्ट, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ब्रो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेचुरल स्कूल से, ठीक है। आप समझो नेचुरल का मतलब ही क्या है? जो चीज आर्टिफिशियल नहीं है, हाँ या ना, उसको हम बोलते हैं नेचुरल। जो चीज सही है हम उसको बोलते हैं नेचुरल। तो नेचुरल स्कूल में इंफोसिस किया गया कि जो सही है वो लॉ है और जो सही नहीं है वो लॉ नहीं है। दोबारा, जब हम नेचुरल स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचुरल स्कूल के बारे में। तो नेचुरल स्कूल में ये एम्फोसिस यानी ये बोला गया कि भाई साहब जी सुनो, जो सही है वो लॉ है और जो सही नहीं है वो लॉ नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल, इसमें 3 जूरिस्ट थे, यू, सी एंड जे। कितने जूरिस्ट थे? 3, यू, सी एंड जे। दोबारा, कितने जूरिस्ट थे? 3, यू, सी एंड जे। यू से क्या होता है मेरे बच्चे? अल्पाइन। यू से क्या होता है? अल्पाइन। सी से क्या होता है? सिरारियो। और जे से है मेरे बच्चे जस्टिनियन। जे से क्या है? जस्टिनियन। अल्पाइन ने क्या बोला? लॉ इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड? क्या चीज सही है वो लॉ है, ठीक है। सिरारियो ने क्या बोला? लॉ इज द हाईएस्ट रीजन, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। इम्प्लांटेड इन व्हाट मेरे बच्चे? इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिनियन ने क्या बोला? व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, ये लॉ है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, एक बार दोबारा फटाफट से सुनना।
नेचुरल स्कूल, देखो याद करते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी, चाहे ये वन शॉट है, आप इसको 2x पे, अब भाई तुम मानोगे तो है नहीं, ठीक है, आप इसको जैसे मर्जी देखो, बस आपको मेरे साथ रिपीट करना है। नेचुरल स्कूल UCJ, बोलो बोलो बोलो, नेचुरल स्कूल UCJ, नेचुरल स्कूल UCJ, नेचुरल स्कूल UCJ, U से अल्पाइन, C से सिरारियो, J से जस्टिनियन। अल्पाइन की कहता है व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज गुड, सिरारियो की कहता है हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड नेचर, वो कहते हैं ना पंजाबी, वो हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर का क्या मतलब है कि भाई लॉ जो है ना वो नेचर में हाईएस्ट रीजन है भाई, इतना बड़ा लॉ है, ठीक है। और जस्टिनियन क्या बोलता है, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। अब डेफिनेशन कैसे एमसीक्यू आ सकता है, मान लो आपको ये डेफिनेशन दे दी, लॉ इज हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, ये किसने बोली है, ये आ सकता है। दूसरा, ये कौन से स्कूल से रिलेटेड है, ये आ सकता है, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि अगर आपको मान लो सिनेरियो याद नहीं भी है, ये याद है सी से कुछ है, ठीक है, तो तुम कर सकते हो। सबसे पहले हमने कौन सा स्कूल पढ़ा, जल्दी बताओ फटाफट से। सबसे पहले हमने कौन सा स्कूल पढ़ा है, नेचुरल स्कूल। कौन सा स्कूल पढ़ा है, नेचुरल स्कूल। अच्छा जी, नेचुरल स्कूल में कितने जूरिस्ट हैं, 3। नेचुरल स्कूल में कितने जूरिस्ट हैं, 3। सॉरी UCJ, अल्पाइन, सिरारियो एंड जस्टिनियन। बोलो बोलो, अल्पाइन, सिरारियो एंड जस्टिनियन। अल्पाइन क्या बोलता है, जल्दी बताओ। अल्पाइन बोलता है व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज गुड। Scenario, highest reason implanted in nature, and Justinian, what is just and what is unjust, what is just and what is unjust। क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों सबको? आई होप यहां तक रजे सबको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। आइए अब अगले स्कूल पे चलते हैं, और अगला स्कूल कौन सा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला स्कूल है मेरे बच्चे पॉजिटिविस्टिक स्कूल। अगला क्या है, पॉजिटिविस्टिक स्कूल। अब पॉजिटिविस्टिक स्कूल में एक तो ए और एक के। करण औजला याद है, के करण औजला सुनते होगे, के और ए करण औजला। उसी तरीके से यहां पर भी के और ए है, लेकिन कैल्सन और ऑस्टिन कौन है मेरे बच्चे, कैल्सन और ऑस्टिन। इस तरीके से याद रखना, जब हम पॉजिटिविस्टिक स्कूल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉजिटिविस्टिक स्कूल, तो उसमें 2 हैं, ठीक है, के और ए। क्या है रजे, के और ए। करण नहीं, के से कैल्सन और ए से है ऑस्टिन। और ऑस्टिन क्या बोलता है, सुनना, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरिन, लॉ इज द command of sovereign backed by sanction, backed by what मेरे बच्चे, sanction। law is the command of the sovereign backed by sanction, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई देखो लॉ एक आदेश है, नहीं मानोगे तो पीछी पीछी होगी, नहीं मानोगे तो क्या होगा, पीछी पीछी। हेलमेट लगाना एक आदेश है, जो सही है छोड़ दो, नेचुरल स्कूल वाली डेफिनेशन छोड़ दो भाई साहब, हेलमेट लगाना एक आदेश है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं लगाओगे तो चालान कटेगा। तो ये ऑस्टिन इस बात पे एम्फसिस करता है कि लॉ जो है वो सोवरिन की कमांड है। सोवरिन मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी, सोवरिन मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी। लॉ जो है वो सोवरिन की कमांड है, बैक्ड बाय सैंक्शन। बैक्ड बाय व्हाट मेरे बच्चे, सैंक्शन। कि प्रूव मतलब पास हुआ है, बकायदा परमिशन मिली है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको इसका जो बोलते हैं ना क्या, उस रिजल्ट वो भुगतना पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार मैं आपको यहां से मॉड्यूल से भी पढ़ाऊं, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑस्टिन क्या बोलता है, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ द रूल्स सेट अप बाय अ मैन एज अ पॉलिटिकल सुपीरियर, है ना। अब ऐसा तो है नहीं हम ये आप लॉ बनाते हैं, ठीक है, लॉ कौन बनाता है, पॉलिटिकल सुपीरियर जो पर्सन होते हैं, जो कौन होते हैं रजे, पॉलिटिकली
सुपीरियर पर्सन्स जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं। पॉलिटिकली सुपीरियर जो पर्सन्स होते हैं वो लॉ बनाते हैं। लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। तो इसमें तीन चीजें आती हैं, एक तो कमांड, एक ड्यूटी और एक सैंक्शन। कि ऊपर की कमांड है, हमारी ड्यूटी है, नहीं मारा तो पेटी पेटी होगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑस्टिन की डेफिनेशन की बात करूं तो ऑस्टिन की डेफिनेशन के तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। और अगर मैम केल्सन की बात करें तो केल्सन बोलता है लॉ क्या है। केल्सन गेव अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दी। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दी थी मेरे बच्चे? केल्सन ने। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज द नॉर्मेटिव साइंस। कि क्या होना चाहिए, सुनना, क्या होना चाहिए। लॉ डज नॉट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली अकर्स बट ओनली प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स। लॉ मेकर बोलता है, ये जो केल्सन है ये बोलता है कि लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है। लॉ ये बताता है कि क्या होना चाहिए। लॉ ये नहीं बताता कि क्या है, लॉ क्या बताता है कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। जितने भी लॉज हैं वो अपनी पावर कहां से डिराइव करते हैं? ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बोलते हैं ना देवों के देव महादेव। तो लॉ का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझो, जितने भी सारे कितने भी लॉज हैं, यहां पर नॉर्म्स का मतलब क्या हो जाता है? लॉ। जितने भी लॉज हैं ये सारे अपनी पावर कहां से डिराइव करते हैं? ये सारे अपनी पावर डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से डिराइव करते हैं मेरे बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर मैं केल्सन दूं तो केल्सन ने क्या बोला? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन ने क्या दिया? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन ने लॉ को क्या बोला? नॉर्मेटिव साइंस। क्या बोला है मेरे बच्चों? नॉर्मेटिव साइंस। और क्या बोला है? सारे जो नॉर्म्स हैं वो अपनी पावर डेराइव करते हैं। कहां से डेराइव करते हैं? ग्रंड नॉर्म से। कहां से डेराइव करते हैं मेरे बच्चे? ग्रंड नॉर्म से। क्या इतनी बात समझ आई? एक बार हम नेचुरल स्कूल और पॉजिटिविस्टिक स्कूल दोनों ना याद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर जो है ना इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ हमें उठाने की भी जरूरत ना पड़े। एक बार दोबारा, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में हमने नेचुरल स्कूल पढ़ा। नेचुरल स्कूल में UCJ, अल्पाइन, सिरेरियो और जस्टिनियन। अल्पाइन क्या बोलता है? व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज गुड। सिरेरियो क्या बोलता है? हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिनियन क्या बोलता है? व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। ठीक है। पॉजिटिविस्टिक स्कूल, करण औजला, के से केल्सन, ए से ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या बोलता है? लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। केल्सन ने क्या दिया था? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन ने लॉ को क्या बोला? एक नॉर्मेटिव साइंस। और इसने क्या बोला? कि सारे नॉर्म्स अपनी पावर कहां से डिराइव करते हैं? ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म मतलब सारे सबका लॉ, एक तरीके से बेस। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉज का बेस है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? ग्रंड नॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? ग्रंड नॉर्म। इतनी बात क्लियर है? अगली है हिस्टोरिकल डेफिनेशन। हिस्टोरिकल डेफिनेशन में SH आता है। अब जैसे मेरा नाम शिवानी है तो तुम ऐसे याद कर सकते हो SH। ठीक है, शिवानी मैम। इस तरीके से हिस्टोरिकल डेफिनेशन में शिवानी मैम आती है, SH आती है। S से सेविंगनीज और H से हेनरी, सर हेनरी। सेविंगनीज क्या बोलता है? देखो हिस्टोरिकल डेफिनेशन कि लॉ यार बहुत पहले का है। लॉ जो है बना, मतलब लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ मिलता है। आप समझो, नेचुरल स्कूल लॉ नेचर में है, पॉजिटिविस्टिक स्कूल जो है उसकी बात करो। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल यानी पुराना, मतलब लॉ बनाया नहीं जाता ब्रो। लॉ ऑलरेडी नेचर की रग रग में है। लॉ ऑलरेडी नेचर की रग रग में है। तो जो सेविंगनीज थ्योरी ऑफ लॉ है तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? सुनना, लॉ जो है एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है भाई, अपने आप होगा, अपने आप। लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ जो है ढूंढा जाता है। लॉ
बनाया नहीं जाता। लॉ क्या होता है मेरे बच्चों? ढूंढा जाता है, लॉ बनाया नहीं जाता। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब यार जैसे लैंग्वेज चेंज होती है, क्या हर स्टेट के लिए अलग अलग लॉज हो सकते हैं? हर लोगों के लिए लॉज हो सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है, सुन सुन ध्यान से, इसको भी छोड़ दा। लॉ हैज इट सोर्स इन द कॉमन कॉन्शियसनेस दैट इज वॉल्केजिस्ट ऑफ द पीपल। कॉमन कॉन्शियसनेस मतलब हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी को इन्होंने लॉ बोल रखा है। और कॉमन कॉन्शियसनेस को इन्होंने क्या नाम दे दिया? वॉल्केजिस्ट। क्या नाम दे दिया मेरे बच्चे? वॉल्केजिस्ट। तो अगर मैं हिस्टोरिकल डेफिनेशन पे जाऊं, किस पे जाऊं मेरे बच्चे? हिस्टोरिकल डेफिनेशन पे, तो एस और एच, यस और नो, क्या आएगा मेरे बच्चे? एस और एच। एस से क्या होगा? बोलो जल्दी, एस से क्या होगा? सेविंगनीज, राइट। और एच से क्या होगा मेरे बच्चे? हेनरी। एच से क्या होगा? हेनरी। क्लियर है? सर हेनरी लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब जब हम बात करते हैं सेविंगनीज की, तो सेविंगनीज क्या बोलता है? लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ लोगों के अंदर ही मिल जाता है। लॉ जो है बनाया नहीं जाता है, लॉ लोगों के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है जी, हाँ मैम, यहां तक हमें ठीक है। यहां पर हमें कोई भी दिक्कत, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉ इज नॉट फाउंड, लॉ इज मेड। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्केजिस्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं रजे? वॉल्केजिस्ट। वॉल्केजिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन कॉन्शियसनेस। जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन कॉन्शियसनेस। तो आपके पेपर में ये सवाल आ सकता है कि वॉल्केजिस्ट का मतलब क्या है? वॉल्केजिस्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? कॉमन कॉन्शियसनेस। दोबारा, एस से क्या है अपना? सेविंगनीज। क्या है? सेविंगनीज। ये क्या बोलता है? कि लॉ मिलाता है, लॉ बनता नहीं है। ठीक है जी। एंड वॉल्केजिस्ट, यहां दो सवाल आ सकते हैं। और हेनरी क्या बोलता है कि भाई देखो, लॉ जो है वो दो चीजें हैं, जो चीज ऑर्डर में है वो लॉ है। सिंपल सी बात, नोशन ऑफ ऑर्डर एंड नोशन ऑफ फोर्स। सर हेनरी क्या बोलते हैं? नोशन ऑफ ऑर्डर, नोशन ऑफ ऑर्डर एंड नोशन ऑफ फोर्स। नोशन ऑफ ऑर्डर एंड नोशन ऑफ फोर्स। अब पांच में से हमारे तीन स्कूल हो गए, ठीक है। मैं आपको पांचों स्कूल्स एक ही साथ नहीं करवाऊंगी, अभी तीन करें, इसके बाद हम अलग टॉपिक करेंगे, उसके बाद लास्ट में दो करेंगे। ऐसा क्यों? सो दैट अगर पांचों एक साथ हो जाएंगे तो बहुत होचपोच हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा ना पांचों को ऐसे अलग रखें, ठीक है। नेचुरल स्कूल यूसीजे, अल्पाइन सिनेरियो जस्टिनियन, पॉजिटिविस्टिक स्कूल कैल्सन और ऑस्टिन, ठीक है। और उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल एसएच, शिवानी, सॉरी, सेविंगनीज एंड सर हेनरी। सेविंगनीज वॉल्केजिस्ट, yes or no, और law is found not made, और हेनरी notion of order and the notion of force, notion of order and the notion of force। क्या यहां तक क्लियर है? ओके ओके ओके, अब लेट्स मूव अहेड, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी, ये जो लॉ है ये आया कहां से है? ध्यान से समझना, ये जो लॉ है ये आया कहां से है? मैं बोल सकती हूं सोर्स ऑफ लॉ। मैं क्या बोलती हूं? सोर्स ऑफ लॉ। कि ये जो लॉ है ये आया कहां से है? तो लॉ मेकर क्या कह रहा है शिवानी, देखो मेरी बात, लॉ जो है उसके दो सोर्सेज हैं। लॉ के कितने सोर्सेज हैं मेरे बच्चे? दो सोर्सेज हैं। एक तो है प्राइमरी सोर्सेस और एक है सेकेंडरी सोर्सेस। एक है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्राइमरी सोर्स कौन से हैं? कहता शिवानी देख, जैसे एग्जाम्पल ले, कस्टम इज द प्राइमरी सोर्स, ठीक है। उसके बाद एक्ट बनाया जाता है, प्राइमरी सोर्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, दीज आर प्राइमरी सोर्स।
दीज आर व्हाट, प्राइमरी सोर्स। उसके बाद जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज, इट्स अ सेकेंडरी सोर्स। इंग्लिश लॉ is a secondary source. Mercantile law is also a secondary source. मतलब अब हमें ये पढ़ना है कि भाई जो ये तुम लॉ की डेफिनेशन में पढ़ रहे हो ये आया कहां से है भाई, लॉ के सोर्सेस क्या है। तो लॉ के मेरे बच्चे दो सोर्सेस है, एक प्राइमरी सोर्स है और एक क्या है, सेकेंडरी सोर्स। बोलो बोलो, एक है तुम्हारा प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स। दोबारा, एक है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स, तीन प्राइमरी सोर्स हैं, कस्टम्स एक्ट जिसको हम स्टैट्यूट्स भी बोलते हैं, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी जुडिशियल डिसीजंस, ये प्राइमरी सोर्स हैं। और उसके बाद जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज, मर्केंटाइल लॉ एंड इंग्लिश लॉ, ये क्या है मेरे बच्चे, सेकेंडरी सोर्स। ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे कस्टम की, तो लॉ मेकर कहता है शिवानी जितने भी लॉज आए हैं, जितने भी क्या आए हैं लॉज, वो कस्टम्स से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। कस्टम का क्या मतलब होता है, रिवाज, है ना। जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है उसी को हम कस्टम बोलते हैं। बहुत सिंपल सा अर्थ है, जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, कस्टम। उसी का क्या मतलब होता है, रिवाज, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवाज जो है वहीं से लॉ आया है। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये रिवाज होता क्या है। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी देख आओ, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिवाज क्या होते हैं, कस्टम क्या होता है। कह रहा कोई भी चीज जिसमें ये सारी की सारी चीजें हो ना, उसे हम रिवाज बोलते हैं। अब जैसे मान लो जब शादी होती है तो लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है, 7 फेरे होते हैं, है ना, गले में मंगलसूत्र डाला जाता है, 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है ना। इसको हम कस्टम बोलते हैं। जब भी हिंदू धर्म में हमारे दिमाग में शादी आता है तो ये सारे रिचुअल्स आते हैं, ये सब कस्टम्स हैं। तो लॉ ना कभी भी कस्टम्स के अगेंस्ट नहीं जाता। तो लॉ मेकर कह रहा है शिवानी वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो इमेमोरियल, एंटिक्विटी, मतलब पुराना होना चाहिए। अगर कोई आज का रिवाज है उसे कस्टम नहीं बोलेंगे। जैसे बैचलर रेट को हम कस्टम नहीं बोल सकते। सर्टेनिटी, मतलब पता होना चाहिए कि चीजें कैसे करनी है। रीजनेबलनेस, पॉसिबल होना चाहिए उसे करना। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, सारे लोग उसे करते हो। लॉ और पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो, सब लोगों का उस पे एक तरीके का ही ओपिनियन हो, लोग उसे एंजॉय करें और वो कंसिस्टेंटली फॉलो होता हो, वो किसी और कस्टम के अगेंस्ट ना हो, वो किसी सोसाइटी, किसी लोगों के अगेंस्ट ना हो। तो अगर किसी भी रिचुअल में ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक कस्टम है। वो क्या है मेरे बच्चों, एक कस्टम है। एक बार दोबारा, कस्टम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मेरे बच्चे, कस्टम की अगर मैं बात करूं तो कस्टम की क्वालिटीज, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, कस्टम की क्वालिटीज। क्या क्या क्वालिटीज हैं, सबसे पहला देखो, एंटीक्विटी मतलब पुराना होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, यूनानिमिटी ऑफ द ओपिनियन, पीसफुल इंजॉयमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एंड व्हाट मेरे बच्चे, कंसिस्टेंसी। दोबारा इममेमोरियल, ठीक है, पुराना होना चाहिए। आओ एक बार इसको लिख के देखते हैं। अब आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्विजिट ऑफ वैलिड कस्टम और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट ऑफ वैलिड कस्टम। ठीक है, ये तुम्हारे पेपर में सवाल आ सकता है। तो आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला तो क्या है, एंटीक्विटी मतलब पुराना होना चाहिए।
क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, पुराना होना चाहिए। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, कंसिस्टेंसी, मतलब किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक मोरालिटी, कंफर्मिटी विद पब्लिक मोरालिटी, है ना, लोगों के जज्बातों के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। रीजनेबलनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ भी कर रहे हो जो बहुत हार्ड है, ठीक है, रीजनेबलनेस होनी चाहिए। यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, मतलब लोग उसे सब मिलजुल कर फॉलो करें, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। फिर पीसफुल इंजॉयमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पीसफुल इंजॉयमेंट होनी चाहिए। और क्या क्या रह गया एक बार देखते हैं, एंटिक्विटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए कि सब लोग जो है मेरे बच्चे उसे फॉलो करें। क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया ना, रीजनेबलनेस, सर्टेनिटी रह गया शायद, यस, सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो यहां से मैम ये याद करने, देखो ऐसा जैसे आपको रटने नहीं है, बट अगर एमसीक्यू आ गया तो आपको इतना होना चाहिए कि आप फिगर आउट कर पाओ कि क्या कस्टम है और क्या नहीं है। एक बार दोबारा, एंटिक्विटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंफर्मिटी विद पब्लिक मोरालिटी होना चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, पीसफुल enjoyment, compulsory observation and certainty। and what मेरे बच्चे, certainty। क्या यहां तक क्लियर है? यस मैम, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए। अब जो कस्टम्स है ना, कस्टम हमने 2 प्रकार के डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक तो कस्टम विद सैंक्शन, कस्टम विद सैंक्शन, और दूसरा है मेरे बच्चे कस्टम विदाउट सैंक्शन, कस्टम विदाउट सैंक्शन, ठीक है। एक क्या है कस्टम विद सैंक्शन और एक क्या है कस्टम विदाउट सैंक्शन। कस्टम व्हाट, विदाउट सैंक्शन। विद सैंक्शन का मतलब क्या होता है रजी, लीगल कस्टम, मतलब जिनका कोई लॉ है। विदाउट सैंक्शन मतलब जो आप फॉलो कर रहे हो ड्यू टू पब्लिक प्रेशर, आप फॉलो कर रहे हो ड्यू टू व्हाट मेरे बच्चे, ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सुनना, आप एग्जांपल लेते हैं। अब बड़े लोगों के पैर छूने होते हैं, बड़े लोगों की क्या करना होता है, पैर छूना होता है। क्या ये कहीं लिखा हुआ है? अगर गली की आंटी को देखे हेलो ब्रो व्हाट्सएप बोल दोगे तो क्या कुछ हो जाएगा? द आंसर इज नो, कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन क्या कस्टम है कि पैर छूने हैं? यस। सो दिस इज कस्टम विदाउट सैंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम विदाउट सैंक्शन। बट कस्टम विद सैंक्शन मतलब जिसकी कोई लीगल वैल्यू होती है, लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ है, वो कहीं लिखा हुआ है। अब कस्टम हैविंग सैंक्शन के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, कस्टम हैविंग सैंक्शन के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लीगल कस्टम, एक होता है लीगल कस्टम और एक होता है कन्वेंशनल कस्टम। एक क्या होता है मेरे बच्चे, कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम जिसका लॉ है, कन्वेंशनल कस्टम जो बहुत समय से फॉलो होता हुआ आ रहा है और अब वो इस लेवल पे है कि वो लॉ बन चुका है, जो अब इस लेवल पे है कि वो क्या बन चुका है, लॉ। देखो लीगल कस्टम दे ऑपरेट एज अ बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ, और कन्वेंशनल कस्टम को हम यूसेजेस भी बोलते हैं। मतलब इतने टाइम से ये फॉलो होता हुआ आ रहा है, इतने टाइम से कि अब ये क्या बन चुका है मेरे बच्चे, अब ये बन चुका है, अब लॉ बन चुका है। पार्टीज अपने एग्रीमेंट के बीच में जो खुद डिसाइड करती हैं उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम। दीज कस्टम्स आर बाइंडिंग ड्यू टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ड्यू टू व्हाट मेरे बच्चे, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो मैम देखो कस्टमर 2 टाइप, कस्टमर कह रही हूं, कस्टम 2 तरीके के होते हैं, राइट। तो लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम, ठीक है, हम इन पे हैं। आइए एक बार इनकी बात करते हैं। सुनना मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से, कहां गया कहां गया कहां गया, आई गेस वो मिट गया होगा। चलिए, when we talk about customs, when we talk about customs,
कस्टम मेरे बच्चे दो तरीके के होते हैं, राइट, हमने डिस्कस करा है। एक तो होता है कस्टम विद सेंशन और एक होता है कस्टम विदाउट सेंशन। एक कौन सा होता है मेरे बच्चों? कस्टम विदाउट सेंशन। अच्छा, विद सेंशन मतलब जिसकी कोई लीगल वैल्यू होती है। विद सेंशन का मतलब क्या होता है रजे? जिसकी कोई लीगल वैल्यू होती है, जो कि लॉ में लिखा होता है। और विदाउट सेंशन जिसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है, जो लॉ में लिखा हुआ नहीं है, उसे हम बोलते हैं कस्टम विदाउट सेंशन। हमने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे अब गली में आंटी जा रही है, अब हम नमस्ते करते हैं, पांव छूते हैं, लेकिन क्या हम ये भी बोल सकते हैं हेलो आंटी, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? बिल्कुल। अगर नहीं बोलेंगे तो क्या आंटी केस कर सकती है? क्या नहीं कर सकती? ये रिवाज है, लेकिन ये लीगल रिवाज नहीं है। सो दैट इज कस्टम विदाउट सेंशन। बट कस्टम विद सेंशन मतलब जिसकी एक लीगल बाइंडिंग है। एंड कस्टम विद सेंशन दो तरीके के होते हैं मेरे बच्चे। एक होता है तुम्हारा लीगल कस्टम और एक होता है तुम्हारा कन्वेंशनल कस्टम। अच्छा, लीगल कस्टम का मतलब क्या होता है? सुनना, लीगल कस्टम का मतलब होता है जो चीज लॉ में लिखी हुई है। और कन्वेंशनल कस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई देख, लॉ में तो नहीं लिखी, लेकिन हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें लिखा हुआ था। सुनना, एक तो चीज है कि भाई लॉ में लिखी है, वो तो हो गया लीगल कस्टम। दूसरी सिचुएशन क्या है कि लॉ में कहीं नहीं लिखी, हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमने आपस में क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें वो चीज लिखी थी, तो अब तो माननी पड़ेगी। सो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कन्वेंशनल कस्टम। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल कस्टम। ठीक है। अब लीगल कस्टम के भी आगे दो प्रकार आते हैं। एक आता है लोकल कस्टम। आओ रुको, ये मैं आपको यहां से कराती हूं। देखो, जब हम बात करते हैं ना रजे लीगल कस्टम की, आजा 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 आजा, कहां गया, ये रहा लीगल कस्टम। लीगल कस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है जर्नल। लोकल मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह लगते हैं, और जर्नल का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह लगते हैं। लीगल को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लोकल और जर्नल। तो ये मेरे बच्चे हमारा फर्स्ट सोर्स जो कस्टम है वो है पूरा, ठीक है। विद सेंशन, विदाउट सेंशन, विदाउट सेंशन खत्म, विद सेंशन में लीगल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल खत्म, लीगल में लोकल और जर्नल। डन, आगे बढ़े। यस मैम, अब आई गेस हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ देखो, कोई भी कन्वेंशनल का मतलब क्या है? ये जो है ये ड्यू टू आर कॉन्ट्रैक्ट है। ड्यू टू क्या है? आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा भी कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उसके बाद है जुडिशियल डिसीजंस। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों? जुडिशियल डिसीजन, जिसे हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट है। क्या है मेरे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है, क्या वो एक तरीके का लॉ बन जाती है? द आंसर इज यस। क्या वो सारे कोर्ट्स को फॉलो करनी पड़ती है? यस। तो ये होता है मेरे बच्चे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का असर। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें जो डिसीजन दिया गया वो बाद में लॉ बन गया, राइट। जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस को पढ़ाने से पहले तीन ऐसी टर्म्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी। स्टेयर डेसिसिस, रेशियो डिसाइडेंडी एंड ओबिटर डिक्टा। अरे मैम, ये कैसे शब्द है मैम? हमें तो नहीं समझ आ रहे। आओ मैं आपको बताती हूं, ठीक है। एक तो तुम्हारा है ओबिटर डिक्टा, एक है रेशियो डिसाइडेंडी। रेशियो डिसाइडेंडी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और एक है स्टेयर डेसिसिस, और क्या है? एक स्टेयर डेसिसिस। तीन शब्द है। ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है सेड बाय द वे। सेड बाय द वे, सब समझाऊंगी, ठीक है। और रेशियो डिसाइडेंडी का मतलब होता है मेन जजमेंट। मेन जजमेंट।
और स्टेयर डेसिस का मतलब क्या होता है? प्रीवियस जजमेंट विल अप्लाई इन द न्यू केस। प्रीवियस जजमेंट will apply in the new case। in what मेरे बच्चे? न्यू केस। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे स्कूल में मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। आजकल के स्कूल्स में होते हो तो पता नहीं भाई, हमारे स्कूल में तो नहीं था, ठीक है, जिंदा लाशो, फोन तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। मान लो फोन अलाउड नहीं है और एक बच्चा है म्याऊ, जिसका नाम क्या है? म्याऊ। उसके पास फोन पकड़ा जाता है और टीचर उसको घसीट करके प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाती है। अब प्रिंसिपल म्याऊ को बोलती है, म्याऊ तू फोन लेकर के आया है तो तुझ पर हम 1000 रुपए का फाइन लगाएंगे, और आगे से जो भी बच्चा फोन लेकर के आएगा ना, उस पर भी 1000 रुपए का फाइन लगेगा। मतलब तुझ पे 1000 रुपए का फाइन, और अब से जो भी फोन लेकर के आएगा उस पे 1000 रुपए का फाइन लगेगा। और जैसे ही म्याऊ को बोलती है कि यहां से निकल जाओ, वो देखती है कि म्याऊ की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। तो प्रिंसिपल म्याऊ को बोलती है कि म्याऊ थोड़ी ग्रीन वेजीज भी खाया करो यार, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स हैं, तुम थोड़ी ग्रीन वेजीज भी खाया करो। अब मेरी बात सुनना, म्याऊ के पास फोन पकड़ा गया, प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर गए, प्रिंसिपल ने मेन जजमेंट क्या दी? 1000 रुपए का फाइन। तो उसे हम बोलते हैं रेशियो डिसाइडेंडी। किसी भी जजमेंट का जो मेन पार्ट होता है, जो डिसीजन होता है, उसे क्या बोला जाता है? रेशियो डिसाइडेंडी। क्या बोला जाता है? रेशियो डिसाइडेंडी। मेन जजमेंट मतलब 1000 रुपए का फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब म्याऊ जाने लगा तो प्रिंसिपल ने देखा कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है और उसे बोला कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो। क्या इसका केस से कोई भी लेना देना था? आप बताओ, क्या इसका केस से कोई भी लेना देना था? नहीं मैम, इसका केस से कोई भी लेना देना नहीं था। ये तो प्रिंसिपल ने देखा और ऐसे ही बोल दिया, तो इसको हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। मतलब सेड बाय द वे, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, eat green vegetables which is said by the way। मतलब केस से इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब म्याऊ को खानी है ग्रीन वेजिटेबल्स तो खाएगा, नहीं खानी तो नहीं खाएगा। उसके बाद स्टेयर डेसिस। अब सुनना, अब अगले दिन बिलौटा फिर फोन लेकर के आया। अब टीचर फिर घसीटती हुई प्रिंसिपल के पास लेकर गई। अब प्रिंसिपल क्या जजमेंट देगी? मैम कल ही तो म्याऊ के केस में 1000 रुपए का फाइन लगाया था, तो बिलौटे के केस में भी 1000 रुपए का फाइन लगेगा। मतलब बार बार जजमेंट चेंज नहीं होती। जो केसेस सेम नेचर के हैं उन पर सेम जजमेंट अप्लाई होगी, दैट इज स्टेयर डेसिस। मतलब जो कोर्ट ने पहले जजमेंट दी है, इस केस में भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो आप समझो, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो है मेरे बच्चे, उनके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप? सॉरी, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के नहीं, बट यूजुअली हम 3 चीजें पढ़ते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट के अगले अपने 5 टाइप्स हैं। ओबिटर डिक्टा, ऐसे ही बोल दिया, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो। रेशियो डिसाइडेंडी, मेन जजमेंट ऑफ द केस। एंड स्टेयर डेसिस मतलब जो पीछे वाले केस में डिसाइड हुआ है, इस केस में भी वही लगेगा। आओ इनको एक बार पढ़ लेते हैं। रेशियो डिसाइडेंडी मैंने क्या बोला था? मेन प्रिंसिपल, मतलब जिसकी वजह से डिसीजन दिया गया है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन। डिसीजन क्यों दिया गया है? रेशियो डिसाइडेंडी, आई कैन से द रीजन बिहाइंड द डिसीजन एंड डिसीजन इटसेल्फ। ठीक है, जो मेन चीज है डिसीजन इटसेल्फ। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो डिसाइडेंडी। हम क्या बोलते हैं? रेशियो डिसाइडेंडी।
क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ओबिटर डिक्टा मतलब थिंग्स सेड बाय द वे, ये देखो यही मैंने आपको लिखवाया है, थिंग्स सेड बाय द वे, मतलब जजमेंट में वो जरूरी नहीं था बट हमने ऐसे ही बोल दिया। और उसके बाद आता है स्टेयर डेसिस। स्टेयर डेसिस का मतलब एडहेर यानी फॉलो करना। एडहेर का मतलब क्या होता है राजे? फॉलो करना। फॉलो टू द डिसीजंस एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टैब्लिश्ड, मतलब ऑलरेडी जो एक बार डिसीजन आ चुका है उसको फॉलो करो और थिंग्स को अनसेटल मत करो। सिंपल। ये 3 शब्द क्लियर हुए। अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं तो 5 जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस जो है मेरे बच्चे वो 5 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? 5। सबसे पहला है डिक्लेरेटरी, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड ओरिजिनल जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद है एब्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव, एब्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव। उसके बाद है परसुएसिव एंड उसके बाद है कंडीशनली अथॉरिटेटिव। उसके बाद क्या है? कंडीशनली अथॉरिटेटिव। तो ये 5 तरीके की जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, ये टाइप्स हैं। जो मैंने अभी आपको रेशियो डिसाइडेंडी, ओबिटर डिक्टा और स्टेयर डेसिस करवाया है मेरे बच्चों, वो एक तरीके की टर्मिनोलॉजीज है। वो एक तरीके की क्या है? टर्मिनोलॉजीज। डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। अब आप सुनना, हिंदुस्तान में अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो सजा है डेथ पेनल्टी, ठीक है, आपको भी फांसी होगी। अब म्याऊ है, म्याऊ ने बिलौटे का मर्डर किया, अब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट ने म्याऊ को भी फांसी दे दी, तो ये भी तो डिसीजन है ना, फांसी देना भी डिसीजन है। कोर्ट ने कोई नया रूल बनाया या जो ऑलरेडी रूल था उसको लगा करके फांसी दे दी। मैम जो ऑलरेडी रूल है उसको लगा करके फांसी दे दी, जो ऑलरेडी चीज है उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, दैट इज डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। और अगर वही कोर्ट कुछ नया लॉ बनाता, मान लो आईटी एक्ट है, ठीक है, कुछ फ्रॉड हुआ ऑनलाइन, कोर्ट ने नया लॉ बनाया, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओरिजिनल प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि वो चीज ऑलरेडी है और कोर्ट ने बस डिक्लेयर की है। दोबारा, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? एक चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या किया है? एक तरीके से डिक्लेयर। क्या किया है? डिक्लेयर। और ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? कि कोर्ट ने खुद वो लॉ बनाया है। तो आओ एक बार इसको देख लेते हैं। According to Salmond, a declaratory precedent is one which is only the application of already existing rule of law. Declaratory का मतलब क्या है? Application of already existing law. जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एप्लीकेशन आप कर रहे हो, दैट इज डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। और ओरिजिनल का मतलब अ न्यू रूल ऑफ लॉ। ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? अ न्यू रूल ऑफ लॉ। क्या इतनी बात क्लियर है? आइए, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज एज गुड एज अ सोर्स ऑफ लॉ एज ओरिजिनल प्रेसिडेंट। मतलब चाहे डिसीजन आपने डिक्लेयर किया हो या आपका ओरिजिनल हो, दोनों ही कंप्लीटली रेलिवेंट रहेंगे। दोनों ही क्या रहेंगे? कंप्लीटली रेलिवेंट। हाँ जी, तो डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल की हमने बात की। डिक्लेरेटरी का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? जिसमें जो लॉ ऑलरेडी है आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो। और ओरिजिनल का मतलब आप एक नया लॉ बना रहे हो। उसके बाद आता है परसुएसिव और एब्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, एब्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव मतलब जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है।
एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, इसका मतलब क्या होता है रजे कि इसको फॉलो करना क्या है, मैंडेटरी। क्या है रजे, फॉलो करना मैंडेटरी। अब एग्जाम्पल लो, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है, जो उसके निचले कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, क्या उन दोनों कोर्ट्स के लिए इस जजमेंट को बिना किसी बहाने के फॉलो करना मैंडेटरी है? यस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। और एक आता है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है कि जरूरी नहीं आप फॉलो करो, फॉलो करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। जैसे मैंने आपको ओबिटर डिक्टा अभी बताया, ओबिटर डिक्टा में प्रिंसिपल ने बोला म्याऊ को कि भाई तुम्हारे बहुत डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। म्याऊ खा भी सकता है और म्याऊ नहीं भी खा सकता, विच इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो। परसुएसिव मतलब कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जैसे अब मान लो हाई कोर्ट है दिल्ली का, ठीक है, उसने कुछ जजमेंट दी। अब हाई कोर्ट है, मान लेते हैं मेरे बच्चे पंजाब का, जरूरी नहीं है ना वो इस जजमेंट को फॉलो करे, देख लेगा, अगर फॉलो करने वाली होगी तो कर लेगा। समझ गए? परसुएसिव का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी नहीं है बट एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, एज द नेम सजेस्ट कि इट इज अथॉरिटेटिव, दैट इज एब्सोल्युटली मतलब मैंडेटरी टू फॉलो, मैंडेटरी टू व्हाट मेरे बच्चे, फॉलो। आइए, persuasive precedent. A persuasive precedent is one which the judges are not obliged to follow, but which they take into consideration and which they will attach great weight as it seems to deserve. मतलब क्या है रजे कि जजेस देखेंगे उसे, अगर लगता है कि इसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए तो इंपॉर्टेंस दे देंगे। जैसे द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट आर ओनली परसुएसिव प्रेसिडेंट्स टू अदर हाई कोर्ट। क्लियर है? आइए, परसुएसिव प्रेसिडेंट, जैसे अगर आप ओबिटर डिक्टा की बात करो तो ओबिटर डिक्टा ऑल्सो हैव परसुएसिव वैल्यू। क्यों? बिकॉज सेड बाय द वे, तो फॉलो करना है या नहीं करना ये तो आप पर ही डिपेंड करेगा, यस और नो। उसके बाद आता है रजी एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव मतलब which the judges must follow whether they approve of it or not। मतलब जजेस को अच्छा लगे या बुरा लगे but they have to follow it। it's a binding force, binding force है, and is absolute discretion is altogether excluded। मतलब जजेस इसमें ना अपनी मर्जी नहीं चला सकते। डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है रजी, अपनी मर्जी चलाना, तो जजेस इसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते, दे हैव टू फॉलो इट। लास्ट में अपने पास आता है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। अब सुनना, कंडीशनली अथॉरिटेटिव का क्या मतलब होता है। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी मेरी एक बात सुन, मैंने कहा बोल, कह रहा ये देख सुन, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो दूसरे हाई कोर्ट्स को फॉलो करनी है, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। परसुएसिव का मतलब देख लो, फॉलो कर सकते हो तो कर लो। कंडीशनली अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है? कंडीशनली अथॉरिटेटिव का मतलब है वैसे तो फॉलो करनी ही करनी है अनलेस अदरवाइज सर्कमस्टांसेस ही दूसरे हो जाएं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, अब हाई कोर्ट में कोई केस आया, उस केस के फैक्ट्स जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उससे अलग है। अगर फैक्ट सेम होते तो हाई कोर्ट को वो फॉलो करनी पड़ती, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव होती। क्योंकि अभी फैक्ट्स ही अलग हैं तो हाई कोर्ट कैसे फॉलो करे? बहुत सारे बच्चों को लगता है परसुएसिव और कंडीशनली अथॉरिटेटिव सेम होती हैं, बट ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। परसुएसिव मतलब फॉलो करना है या नहीं करना ये आप पर ही डिपेंड करता है। कंडीशनली अथॉरिटेटिव का मतलब फॉलो तो करना है अनटिल अनलेस कोई सच कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, अब मान लो फैक्ट्स अलग हैं या जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसमें थोड़े से मिस्टेक्स थे, एरर्स थे, बाद में पता चला, तो वहां फॉलो नहीं कर सकते ना। अब वो परसुएसिव तो नहीं है, तो वो क्या है? कंडीशनली अथॉरिटेटिव।
तो कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन विच though ordinary binding on the court before it is cited is liable to be disregarded in certain circumstances। वैसे तो मेरे बच्चे कंप्लीट बाइंडिंग है, वैसे तो क्या है, कंप्लीट बाइंडिंग है, लेकिन liable to be disregarded in certain circumstances, मतलब कुछ circumstances में उसे आप डिसरिगार्ड भी कर सकते हो। तो ये अपना आ गया जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये क्या आ गया, थैंक यू सो मच सर, जुडिशियल प्रेसिडेंट। उसके बाद है अगला स्टैचूज और लेजिस्लेशन। स्टैचू का मतलब क्या होता है, एक्ट। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अच्छा सिंपल सी बात है यार, जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो एक्ट तो कितना बड़ा सोर्स है लॉ का, हाँ या ना। लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है, एक्ट बनता है। तो जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम शान से क्या बोलते हैं, लॉ इंक्लूड्स एक्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, लॉ इंक्लूड्स एक्ट। अब लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी देखो, लॉ जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो है जस स्क्रिप्टम और एक है जस नॉन स्क्रिप्टम। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट एक्ट और स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो है मेरे बच्चे जस स्क्रिप्टम और एक है जस नॉन स्क्रिप्टम। एक क्या है मेरे बच्चे, जस नॉन स्क्रिप्टम। ठीक है, जस स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है रजय, रिटन लॉ। क्या होता है इसका मतलब मेरे बच्चों, रिटन लॉ। ठीक है, और जस नॉन स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है, नॉन रिटन लॉ, मतलब जो लिखा नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूं जस स्क्रिप्टम, तो एक्ट किस में आएगा, जस स्क्रिप्टम में, क्योंकि एक्ट तो लिखा जाता है। एक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, एक्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो है या तो सुप्रीम होगी या तो सबऑर्डिनेट होगी। सुनना, जब आप लेजिस्लेशन की बात करते हो तो सेंट्रल लेवल पर लॉ कौन बनाता है मेरे बच्चे, पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर लॉ कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेशन। कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेशन। बहुत ध्यान से, सेंट्रल लेवल पर लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर लॉ कौन बनाता है मेरे बच्चे, स्टेट लेजिस्लेशन। तो जब पार्लियामेंट लॉ बना रही है या स्टेट लेजिस्लेशन लॉ बना रही है, इनको हम बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन। बट आपको भी पता है कि पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर मुद्दे पर लॉ बनाए। तो पार्लियामेंट क्या करती है, अपनी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर देती है। क्या करती है, अपनी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देती है। और जब कोई और पार्लियामेंट की जगह लॉ बनाता है तो मेरे बच्चे उसे बोला जाता है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसे क्या बोला जाता है, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? जब पार्लियामेंट लॉ बना रही है, जब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो वो एक सुपीरियर लेजिस्लेशन है, सुप्रीम लेजिस्लेशन है। और जब पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देती है, वो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। वो क्या है मेरे बच्चों, एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब सेकेंडरी लॉ के क्या सोर्सेज हैं, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्पेज रेगुलेशन ऑफ 1781। यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि जेईसी, अगर मैं बात करूं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज किसके थ्रू आई थी, कौन लेकर के आया था, इम्पेज रेगुलेशन 1781। कौन लेकर आया था मेरे बच्चे, इम्पेज रेगुलेशन 1781। अब देखो, अब कोई एक ऐसी चीज है
जिसपे कोई लॉ नहीं है, ठीक है, कोई पर्सनल लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, वहां पर उस चीज का फैसला जस्टिस से किया जाएगा, इक्विटी से किया जाएगा, हाँ या ना? तो उसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। देखो, इन पर्सनल लॉ डिस्प्यूट्स द कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट इफ द पॉइंट ऑफ इशू इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूट और कस्टम। कि भाई देखो, अगर मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो रही है तो हमारा जो रीजनल लॉ है, हमारा जो पर्सनल लॉ है वो लगेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या लगेगी? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। क्या इतनी बात ठीक है? क्या बोला जा रहा है? देखो, in absence of any rule of statutory law or custom or personal law, Indian courts apply to the decision of a case what is known as justice, equity and good concise। यहां से इतने ज्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है। उसके बाद अगला सोर्स है इंग्लिश लॉ, और इन्होंने मुझे इंग्लिश लॉ के भी 4 सोर्सेज दे दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के जो सोर्सेज हैं, इंडिया इंग्लिश के भी तो कहीं ना कहीं वही सोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बनता है कस्टम से और जुडिशियल प्रेसिडेंट से, ठीक है, इनसे बनता है कॉमन लॉ। लॉ मर्चेंट मतलब लॉ फॉलोड बाय ट्रेडर्स। लॉ मर्चेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? लॉ फॉलोड बाय ट्रेडर्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ मतलब एक्ट। तो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। आपसे क्या ही पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लॉ के क्या सोर्सेज हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इंग्लिश लॉ के क्या सोर्सेज हैं? दोबारा, कॉमन लॉ, उसके बाद लॉ मर्चेंट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ। लॉ मर्चेंट का मतलब क्या होता है? लॉ फॉलोड बाय ट्रेडर्स। क्या मतलब होता है? लॉ फॉलोड बाय ट्रेडर्स, ठीक है जी। और दूसरा मेरे बच्चे, कॉमन लॉ मतलब कस्टम प्लस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। उसके बाद लास्ट है मर्केंटाइल और कॉमर्शियल लॉ, जिसमें लीगल डिक्शनरी, रिपोर्ट्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। आइए, तो एक बार सोर्सेस का हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हम देख पाए, ठीक है। जब मैं बात करती हूं सोर्स ऑफ लॉ की, तो 2 सोर्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी 3 है, कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड एक्ट और स्टैट्यूट, राइट। और सेकेंडरी भी 3 है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज, इंग्लिश लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ, इंग्लिश लॉ के कितने सोर्सेज है? इंग्लिश लॉ के हमारे 5 सोर्सेज है, 4 सोर्सेज। कॉमन लॉ, स्टैट्यूट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ मर्चेंट। एंड व्हाट? लॉ मर्चेंट, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, कंडीशनली अथॉरिटेटिव और परसुएसिव, ठीक है। यहीं से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। चले आगे। अब हमारी एक चीज रह गई थी, याद करो, मैंने आपको 3 स्कूल्स करवा दिए थे और 2 स्कूल्स अपने रहते थे। 3 स्कूल्स कौन से करवा दिए थे? एक तो नेचुरल करवा दिया था, उसके बाद एक मैंने आपको पॉजिटिविस्ट करवा दिया था और एक हिस्टोरिकल स्कूल करवा दिया था। अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। अच्छा, सोशियोलॉजिकल स्कूल में आपको क्या लगता है क्या होगा? मैम, सोशियोलॉजिकल स्कूल मतलब लॉ इज फॉर द सोसाइटी, हाँ या ना। सोशियोलॉजिकल स्कूल का मतलब क्या हो गया कि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बना है। लॉ जो है वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में डिर है। क्या है मेरे बच्चे? डिर।
डी से डुगिट, आई से हियरिंग और आर से रोस्क्यू पाउंड और आर से रोस्क्यू पाउंड डिर। डुगिट बोलता है एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली अ सोशल फैक्ट, लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए आया है। हेयरिंग क्या बोलता है? हेयरिंग बोलता है कि भाई साहब देखो, लॉ जो है वो एक सोशल पर्पस सर्व करने के लिए आया है। लॉ इज कोराइसिव इन कैरेक्टर, मतलब सर्व, वो बोलते हैं ना सर्व व्यापक, कि हर जगह है। रोस्क्यू पाउंड बोलता है कि लॉ जो है वो एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब वो लोगों की वैल्यूज देखता है, फिलॉसफीज देखता है और उनके उस अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं मेरे बच्चों? सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है, तो उसमें तीन है, एक तो डी, एक तो आई और एक तो है मेरे बच्ची आर। ठीक है, डी से क्या है? डुगिट, आई से क्या है? हियरिंग और आर से क्या है? रोस्क्यू पाउंड। क्या है मेरे बच्चे? आर से रोस्क्यू पाउंड। ठीक है, डुगिट क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से। डुगिट बोलते हैं लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सोशल फैक्ट। लॉ क्या है? एक तरीके का सोशल फैक्ट है। क्या है मेरे बच्चों? सोशल फैक्ट। हेयरिंग बोलते हैं लॉ इज कोराइसिव इन नेचर, हर जगह ही लॉ है। और रोस्क्यू पाउंड बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। रोस्क्यू पाउंड किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? सोशल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो डुगिट टॉक्स अबाउट लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सोशल फैक्ट। हेयरिंग टॉक्स अबाउट लॉ इज कराइसिव इन नेचर और रोस्क्यू पाउंड टॉक्स अबाउट कि लॉ क्या है? एक तरीके की सोशल इंजीनियरिंग। लॉ क्या है मेरे बच्चे? एक तरीके की सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में दो याद रखना, काम चल जाएगा, एक तो होल्म्स और एक कार्डोजो। एक क्या है मेरे बच्ची? होल्म्स और एक कार्डोजो। रियलिस्टिक मतलब जो है वो देखो यार, तुम लॉ को जो भी बोल लो, लेकिन लॉ वो है जो कोर्ट यूज करता है। क्योंकि लॉ देखो, अब लॉ लिखने से तो काम नहीं चलेगा, जब डिस्प्यूट आता है तब पता चलता है कि लॉ की असली इंपॉर्टेंस है क्या। तो भाई साहब ये ड्रामेबाजी मत करो। रियलिस्टिक मतलब हमारे लिए लॉ वो है जो कोर्ट अप्लाई करता है। ठीक है, तो हॉल्म्स ने क्या बोला मेरे बच्चे? लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच विल पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन थ्रू कोर्ट्स। एंड कार्डोजो के अंदर अ प्रिंसिपल और रूल कंडक्ट एज टू जस्टिफाई अ प्रेडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट इट विल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। तो बस मुझे ज्यादा ना याद रख के ये याद रखना है कि रियलिस्टिक में दो जुरिस्ट हैं। ठीक है, एक तो कार्डोजो है और एक होल्म्स है, और दोनों ही किस पे इंफेसिस करते हैं? कोर्ट पर। तो जहां आपको कोर्ट शब्द दिख गया, जहां आपको कोर्ट शब्द दिख गया, वो कौन सी डेफिनेशन आ जाएगी? रियलिस्टिक। वो कौन सी डेफिनेशन आ जाएगी? रियलिस्टिक। हमने नेचुरल डेफिनेशन तो कर ली, लेकिन नेचुरल में इस एक डेफिनेशन रह गई थी मेरे बच्चे, सैलमेंट की। ठीक है, तो सैलमेंट क्या बोलता है? द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। सैलमेंट नेचुरल स्कूल का, और वो ये बोलता था कि भाई देखो, जस्टिस के लिए जो भी प्रिंसिपल लगाए जाते हैं वो क्या है मेरे बच्चे? लॉ। जस्टिस के लिए जो भी प्रिंसिपल लगाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 5 स्कूल्स थे। अब मेरे बच्चे आता है लॉ की डेफिनेशन। क्या आती है रजे? लॉ की डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन है ये दे रखी है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ये कहां दे रखी है? आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माइट बी पॉसिबल यहां से एक एमसीक्यू आ जाए। लॉ की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है लॉ में क्या क्या आएगा भाई, देखो लॉ में एक्ट आ जाएगा, लॉ में रूल्स आ जाएंगे, लॉ में नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है, लॉ में तुम्हारे सर्कुलर्स आ जाएंगे, लॉ में ऑर्डिनेंसेस आ जाएंगे, लॉ में केस लॉज आ जाएंगे। ये सब कुछ किस में आ जाएगा मेरे बच्चे? लॉ में। ये सब कुछ किस में आ जाएगा? लॉ में। तो लॉ इज अ वाइडर टर्म। लॉ इज व्हाट मेरे बच्चों? लॉ इज अ वाइडर टर्म, ठीक है। यहां तक अपना हो गया सोर्स ऑफ लॉ। अब उसके बाद ना आपके चैप्टर नंबर 1 में काफी सारी मैक्सिम्स दे रखी हैं। यू डोंट हैव टू लर्न दीज मैक्सिम्स अभी के अभी, जितनी इंपॉर्टेंट होंगी वो हम लास्ट में देखेंगे। बट अब इस चैप्टर में से आपको और कुछ नहीं करना। अब आपको ना यहां पर लॉज दे रखे हैं और उन लॉज के बारे में थोड़ी थोड़ी ना डिटेल्स दे रखी हैं। अब यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है? जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिक्योरिटीज मार्केट से कौन सा लॉ डील करता है, वो कौन सा होगा? सिक्योरिटीज लॉ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कौन सा लॉ डील करता है? वो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मतलब यहां से बहुत छोटे छोटे से एमसीक्यू आ सकते हैं, तो एक बार हम इनको भी अच्छे से देख के चलते हैं। सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, दीज लॉज प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इस सिक्योरिटीज लॉ में सेबी एक्ट आता है, एससीआरए आता है, डिपॉजिटरीज एक्ट आता है। एमसीक्यू किस तरीके से आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट। तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि सिक्योरिटीज मार्केट की बात हो रही है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या है? लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। लॉ गवर्न्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, साइबर सिक्योरिटी। मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप ये सवाल बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे कि अगर कोई लॉ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, कोई लॉ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो लॉ कौन सा होगा? वो होगा आईटी लॉ। वो कौन सा होगा? आईटी एक्ट। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब सिंपल सी बात, हम दोनों में लड़ाई हुई, एक तो चांस है कि हम कोर्ट में जाएं, उस लड़ाई को सॉल्व करें। उसमें अगर हमारी लड़ाई क्राइम है तो वो सीआर वो लग जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट। बट अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, कोर्ट्स के पास भी इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारी बकबक सुने। मेक सेंस? यस और नो? कोर्ट के पास जेन्युइनली इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारी बातें सुने। तो तुम ऐसा करो, एक बंदा हायर करो अपने लिए और उसको अपनी बातें सुनाओ, सो दैट जल्दी से जल्दी तुम किसी डिसीजन पे पहुंच पाओ। उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। मतलब हम कोर्ट में ना जाएं, हम एक आर्बिट्रेटर को हायर करें और वो एक पर्सन ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ उसका एक काम हो, हम दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व करना। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है जी। अब जो ये नया लॉ है यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, इज बेस्ड ऑन यूनिसिट्रल मॉडल। अब यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट कौन से मॉडल पे बेस्ड है? वो बेस्ड है यूनिसिट्रल मॉडल पे, ठीक है। उसके बाद मीडिएशन लॉ, जैसे आर्बिट्रेशन में हम एक बंदा हायर करते हैं जो कि एक को जिताता है और दूसरा हार जाता है। मीडिएशन में क्या होता है? मीडिएशन में भी एक इंसान अपॉइंट होता है, मीडिएटर। बट उसका काम ये होता है कि वो दोनों पक्ष का एक टाई करवा सके, किसी को हराए या किसी को जिताए नहीं। अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे और आप में लड़ाई हुई, हम कोर्ट में नहीं गए, हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। अब आर्बिट्रेटर हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। उसमें आप हार गए और मैं जीत गई। लेकिन मीडिएटर क्या करेगा? हारने और जीतने पर फोकस नहीं करेगा। मीडिएटर ये चाहेगा कि हम दोनों ही कैसे जीत जाए, मतलब हम दोनों की ही जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से क्या हो जाए? फिल हो जाए। उसे हम बोलेंगे मीडिएशन लॉ। क्या बोलेंगे? मीडिएशन लॉ। और फिर जो लॉ आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ऑब्वियसली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, वो लॉ जो कंपटीशन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि ये बोलता है कि भाई देखो कंपटीशन बुरा नहीं है, कंपटीशन होना चाहिए पर अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वो कौन सा है? कंपटीशन लॉ, ठीक है।
The Competition Act prevents anti-competitive practices and promote fair competition and consumer welfare. वो लो जो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करता है, जो एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकता है और जो कि फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, वो कौन सा है मेरे बच्चे? कंपटीशन लॉ। कौन सा है रजे? कंपटीशन लॉ। उसके बाद क्रिमिनल एंड एविडेंसेस लॉ अब नए आ चुके हैं, माइट भी पॉसिबल यहां से सवाल आए। अब कौन से 3 लॉज हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सक्षम अधिनियम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जितनी भी आपने इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। रियल एस्टेट को जो डेवलप करता है रेरा, ठीक है। उसके बाद टेलीकॉम के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इस तरीके से इन पर एक एक एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब आपका काम क्या है? आपको ये एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है। आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है कि भाई साहब ये सारे एमसीक्यूज आपसे हो रहे हैं या नहीं। हमने देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां से एमसीक्यू आ सकते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब ये 10 एमसीक्यू करके आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये एमसीक्यूज आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगला चैप्टर अपना है कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट का भी जो वन शॉट है वो बहुत 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 ही जल्दी मेरे बच्चे आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत? आई होप यहां तक एवरीवन इज विद मी। पक्का पक्का? चलो आओ एक बार बता दो रजे, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। थैंक यू सो मच।